तो 19 साल की उम्र में जी आप 12 के 12 करके आ चुके हैं। जी मैंने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा बहुत छोटी उम्र में कर ली। वर्ल्ड बुक फेयर में मैंने खुद की किताबों का एक स्टोर लगाया था। 300 करोड़ की एक किताब, कुछ हमने न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े। हम अपनी सभ्यता को भूल गए। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ एक कंपटीशन आ जाएगा। आपको सच में लगता है कि आपकी एक किताब, आपका एक नॉवल $1 बिलियन कमा सकता है? बिल्कुल सर। इस किताब के लेखक रजनीश मित्तल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खूबसूरत पॉडकास्ट पर। भारत एक अनोखा देश है और भारत देश के अंदर क्रांति की बहुत सारी कहानियां हमने सुनी है। आज एक ऐसी ही कहानी के साथ हम आपको मिलवाने वाले हैं, एक ऐसे राइटर जिन्होंने एक बहुत शानदार नॉवेल लिखा है जिसका नाम है कछुओं का महायुद्ध। ये केवल एक महाकाव्य ही नहीं बल्कि 7 भागों में बटा ऐसा महाकाव्य है जो देश की अर्थव्यवस्था में तूफान ला सकता है। और ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा कहना है इस किताब के लेखक रजनीश मित्तल का, जो ये दावा करते हैं कि इस किताब के जरिए $1 बिलियन तक कमाए जा सकते हैं, हजारों करोड़ का व्यवसाय शुरू किया जा सकता है। बॉलीवुड के कई प्रोडक्शन हाउस में धक्के खाने के बाद, अपना समय खराब करने के बाद इनको ये एहसास हुआ कि शायद वो लोग इस किताब की महिमा को, इस किताब की गरिमा को, इस किताब के बड़प्पन को शायद समझ नहीं पाए हैं। और समय लगेगा लोगों को यहाँ तक पहुंचने में, समझने में कि इस किताब में कितनी बड़ी ताकत छुपी हुई है। आइए दोस्तों, मिलते हैं रजनीश मित्तल जी से, जिन्होंने लिखा है कछुओं का महायुद्ध, एक ऐसी कहानी जिसको हिंदुस्तान में पहली बार लिखा गया, एक अनोखी रचना। क्योंकि कछुओं के बारे में शायद आपने भी अब से पहले कोई ऐसी कहानी नहीं पढ़ी होगी। हमने खरगोश और कछुओं की वही कहानी, रेस की कहानी आज तक पढ़ी है, लेकिन शायद ये इससे बड़ी कोई बात है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं माननीय रजनीश मित्तल जी से। कैसे हैं सर आप? बढ़िया सर। तो ये सफर कब शुरू हुआ? पहले मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूँ कि आपकी अकादमिक शिक्षा कहाँ से हुई, एजुकेशन आपने कहाँ से ली? मेरी जो ग्रेजुएशन हुई है सर वो एनिमेशन में हुई है जी। और जो मैं सोनीपत शहर से बिलोंग करता हूँ। मेरी जो स्कूली शिक्षा हुई है वो वहीं से हुई है। उसके बाद मेरा मन था मैं फिल्मों में जाऊं, तो मेरा कोई गॉडफादर नहीं था इस लाइन में, तो मेरा मन हुआ कि इस रास्ते पे कैसे जाया जा सकता है, वो एनिमेशन के जरिए जाया जा सकता है। वो रास्ता मुझे सिंगिंग में भी ले जा सकता था, डिजाइनिंग में भी ले जा सकता था, फिल्मों में ले जा सकता था। तो मेरा फोकस सिर्फ यही था हमेशा जीवन में, मैं एक एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में चला जाऊं। लेकिन धीरे 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 करते हुए मैं लिखना शुरू जब किया मैंने, तब मैं कहानियां लिखने लगा। और कुछ किताबें लिखने के बाद मैंने किताब लिखी थी, एक जादुई पिटारा। एक जादुई पिटारा। जी जी, इसके बारे में हमने सुना था आपने किसी वर्ल्ड बुक फेयर में भी ये किताब लगाई थी, जिसकी कहानी कुछ रिलेट करती है कि 300 करोड़ की एक किताब, कुछ हमने न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े थे। जी सर, 2014 में वर्ल्ड बुक फेयर में मैंने खुद की किताबों का एक स्टोर लगाया था, जिसमें मैंने उस किताब को भी रिप्रेजेंट करा था, एक जादुई पिटारा। वहां मैंने उसकी कीमत 300 करोड़ रुपए इसलिए रखी थी, मैं दुनिया को ये बताना चाहता था कि कहानियों की कीमत क्या होती है। सड़क पर रखी हुई एक पेंटिंग की अगर हम कीमत करें 100 रुपए की भी होती है, लेकिन अगर दुनिया में किसी पेंटिंग की, मोनालिसा जैसी पेंटिंग की हम बात करें, उसकी कीमत 8,000 करोड़ रुपए है। तो एक पेंटिंग 100 रुपए की भी हो सकती है और 8,000 करोड़ की भी हो सकती है। तो इसी तरह जब कोई कहानी लिखी जाती है तो कुछ 100 रुपए की बुक भी आती है और 300 करोड़ की भी हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, उसकी कीमत तब डिफाइन होती है जब उसके अंदर का मटेरियल हम पढ़ते हैं। हिंदुस्तान के अंदर अक्सर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर हमें जो रचनाकार हैं, जो कहानीकार हैं, उनको वो तवज्जो नहीं दी जाती जो विदेशों में मिलती है। यहाँ के कहानीकार, रचनाकार उतने अमीर नहीं हैं जितने बाहर के लोग हैं। बिल्कुल सर, आप किसी भी राइटर को उठा के देख लो, मुंशी प्रेमचंद जी जिनका हम सब सम्मान करते हैं, जिनको हम पढ़ते हुए बड़े हुए हैं, उनकी कितनी कहानियों को, उनके उपन्यास है निर्मला, गोदान, गबन, वरदान, लेकिन उन्होंने भुखमरी में जिंदगी बिता दी। आज के जितने लेखक हैं बहुत स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं। 2-4 नामों को अगर हम छोड़ दें, ये जो अमीश त्रिपाठी और अगर चेतन भगत को हम छोड़ दें, तो कितने राइटरों का हम नाम जानते हैं। जी, चेतन भगत है जिनकी किताबों पे फिल्में बनी है, या अमीश त्रिपाठी है जिन्होंने 3 किताबों से 100 करोड़ कमाए हैं। जी। इसके अलावा तो बहुत कम नाम ऐसे होते हैं जिनका हम नाम सुनते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी अर्निंग कर ली। लेकिन अगर विदेशी राइटरों की हम जितनों की बात करें, चाहे जेके रोलिंग की बात करें, रुपियार्ड किपलिंग की बात करें, व्हील ऑफ टाइम के राइटर की बात करें, बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल्स हैं, नारनिया लिखी गई है, उन सबके राइटर लेखकों ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया है। लेकिन हिंदी साहित्य में हम बात करते हैं तो हम कभी प्रेमचंद का नाम नहीं भूल सकते।
बिल्कुल सर। वो बहुत बड़ा नाम है, हिंदी साहित्य को साहित्य में पहचान दिलाने वाला नाम है। लेकिन तभी आप समझ के देखो, हम कहते हैं हिंदुस्तान ने इतने बड़े साहित्य की रचना करी है जी। लेकिन 100 सालों से ज्यादा हो गए हैं, हमें लिटरेचर में कभी नोबेल प्राइज नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इसके क्या रीजन है, ये हमें आज देखना होगा। हम किताबें लिखते हैं, हमारी लिखी किताबों से अगर हम अपने पुराणों में चले जाएं, उनकी जो चीजें हैं, उनकी ताकतें हैं, हॉलीवुड में आज वही यूज हो रही है। थोर का हथौड़ा कोई अलग नहीं है, वो हनुमान जी के गदा से प्रेरित है। चाहे वो धनुष बाण यूज कर रहे हो, कोई कुल्हाड़ी यूज कर रहे हो, हमारे पुराणों ग्रंथों से कहानियां लेते हैं, लेकिन हम पीछे रह गए। आपकी जो सर किताब है कछुओं का महायुद्ध जी, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? क्या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है या फिर एक कल्पना मात्र है? कल्पना भी कह सकते हो सर, पूरी काल्पनिक तो नहीं मैं बोल सकता, लेकिन इसके मेरी जिंदगी से बहुत बड़ा जुड़ाव रहा है। जी। मेरा बचपन से भगवान शिव में बहुत मन लगा है जी। मेरे आराध्य वो हैं, मेरे जीवन के सब कुछ वो ही है। जी। जब मैंने 19 साल की उम्र में 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करी, तो 19 साल की उम्र में जी आप 12 के 12 करके आ चुके थे? जी, मैंने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा बहुत छोटी उम्र में कर ली थी। जी। और ये शायद ये सौभाग्य होता है, नहीं तो कहते हैं जब तक भगवान आपको बुलाता नहीं आप उसके दर पे जा नहीं सकते। तो ये मेरा सौभाग्य था कि हिंदू धर्म में सबसे पवित्र जिन्हें माना गया, 12 ज्योतिर्लिंगों को माना गया है। जी। मैं 19 साल की उम्र में 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर चुका हूँ। तो मुझे बहुत ऐसे लोग मिले जिन्होंने बहुत सारी चीजें मुझे बताई मेरे बारे में, कि मैं जिंदा क्यों हूँ, मैं हर सोमवार को भगवान शिव के पास शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाता हूँ तो उसको क्या इफेक्ट मेरी जिंदगी पे पड़ रहा है, बिल्लियाँ मेरे जीवन में इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। उन सबसे मिलके कछुओं का महायुद्ध बना। मैंने पुराणों में पढ़ा भगवान विष्णु के कच्छप अवतार हुए। जब इन सब चीजों को जोड़ा मैंने फिल्मी दुनिया को समझा, फिल्मों को समझा, तो मुझे लगा कुछ ऐसा मुझे लिखना चाहिए जो इस दुनिया में पहले कभी लिखा ना गया हो। आपने इतना देखा होगा, हॉलीवुड ने तो आज किसी चीज को छोड़ा ही नहीं है। आप जुरासिक पार्क को ले लो, उसमें बहुत बड़े डायनासोर दिखाए गए हैं, जानवरों में एनाकोंडा दिखाया गया है, वन मानुष दिखाया गया है किंग कॉन्ग की मूवी में। उन्होंने व्हेल मछली को नहीं छोड़ा। तो कुछ भी हुआ, उन्होंने हर चीज पे मूवी बनाई। लेकिन शायद मेरी सोच में था मैं पुरानों को और हॉलीवुड को ना मिक्स कर दूंगा। ओके। मैं हॉलीवुड नहीं जा सकता, लेकिन हॉलीवुड तो इंडिया को बुला सकते हैं ना। मेरी ये सोच, बॉलीवुड में ना वो कदर नहीं है राइटर्स की, ना वो बना सकते जो मैंने सोचा है। बॉलीवुड में काफी अच्छी फिल्में बनी हैं। ये रोहित शेट्टी का बयान था, अगर कोई मुझे 1500 करोड़ रुपए दे दे मैं बहुत अच्छी मूवी बना दूंगा। सोचो, रोहित शेट्टी को 1500 करोड़ रुपए का बजट नहीं मिल पा रहा, मैं और आप तो कौन है? उनके पास बजट की कमी है। चाहे आज बाहुबली है जी, लेकिन आप बताओ बाहुबली के राइटर कौन है? जी। बाहुबली को सब जानते हैं लेकिन राइटर को कोई नहीं जानता। ये डिफरेंस है हॉलीवुड और बॉलीवुड में। वहां अगर बात करो हैरी पॉटर की, आप तुरंत जान जाओगे जेके रोलिंग उनके राइटर है। बिल्कुल। तो ये डिफरेंस है हॉलीवुड और बॉलीवुड में। हैरी पॉटर के बारे में कहा जाता है कि एक ऐसी किताब है जिसने केवल किताब के जरिए 8000 करोड़ का धंधा बनाया था। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सर। ना सिर्फ उन्होंने 8000 करोड़ रुपए कमाए उस लेखिका ने, अब जब अगर सर्च करोगे, जेके रोलिंग दुनिया की रिचेस्ट राइटर है। दुनिया की वर्ल्ड की रिचेस्ट राइटर जेके रोलिंग है। आपका भी एक दावा है कि आपकी ये किताब देश की अर्थव्यवस्था में बदलाव ला सकती है, भूचाल ला सकती है। बिल्कुल। इसके पीछे कोई आपने व्यावसायिक प्लान बनाया हुआ है? बिल्कुल सर। इंडिया में ये सोच ही नहीं है, अगर इंडिया में कोई फिल्म 100 करोड़ कमा लेती, पहले जो कुछ साल पहले तक सोचते थे 100 करोड़ कमा ले तो वो बहुत अच्छी मानी जाती थी। हाँ, कभी 2009-10 में पहली बार ये घटना हुई थी हिंदुस्तान के अंदर कि फिल्म ने 100 करोड़ कमाया। बिल्कुल। फिर आने लगा कि 300 करोड़ रुपए का बजट जो पार कर जाती है, जो कमा लेती है, तो उसको बहुत अच्छा माना जाता था। हालांकि आज बड़ी बड़ी मूवी है, KGF वगैरह आई है, बाहुबली आई है, तो इन्होंने 1000 करोड़ पार कर लिया। पुष्पा मूवी ने तो 1800 करोड़ रुपए पार किए। तो सोचो, एक फिल्म अगर 400 करोड़ रुपए में बन रही है और वो 1800 करोड़ कमा रही है, तो मेरी तो बुक 7 भागों में लिखी है। लेकिन रजनीश जी, कि आपको नहीं लगता कि बॉलीवुड जो दुनिया है ये 70-80% तो फेकनेस पे चलती है? ऐसा देखा गया है कि
जितने ये स्टार होते हैं बॉक्स ऑफिस के नंबर्स में भी झूठ सच दिखा करके लोगों को गुमराह किया जाता है। बिल्कुल सर। हम कैसे माने कि 300 करोड़ कमाया, हम क्यों माने कि हम इन्होंने 1500 करोड़ रुपए कमाया? देखो सर, उन्हें कहीं ना कहीं उनको टैक्स भरना होता होगा, वो बहुत गलत नंबर नहीं बता सकते, तो एक जजमेंट होती है। बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेस में बोलने के बाद तो ये तो तय किया जा सकता है ना, जब आप ऑन पेपर कुछ लिख करके देंगे वो एक अलग चीज होगी, रिपोर्ट में कुछ अलग होगा, जो पैसा आएगा वो कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी अकाउंट में तो आएगा ना। देखो सर, कुछ चीजें हमें माननी पड़ेंगी, हम उनके बैंक बैलेंस जाके चेक नहीं कर सकते। जो मीडिया समाज का आईना होता है, जो हमें वो बताएगा हमें मानना पड़ेगा। लेकिन आईना वैसा बना दिया गया है जो हम चाहते हैं वो दिखाया जाता है। महाकुंभ की ही बात ले लीजिए, जो हुआ वो दिखाया नहीं गया और जो दिखाया गया वो हुआ ही नहीं। उसमें देखो जो एक्चुअली दिखाना चाहिए था कि वहां इतने साधु संत आए हैं, उन्होंने कितनी तपस्या करी है, वो यहाँ तक पहुंचे कैसे, उनके पास ज्ञान क्या है, साधु को साधु इतना सम्मान दिया क्यों जाता है, लेकिन वो चीज नहीं दिखाई गई। उसमें कभी एक भूरी आंखें वाली लड़की को दिखा दिया गया, ये एक IIT वाला बाबा दिखा दिया गया। कोई उससे पूछे तो जाके उनके पास ज्ञान क्या है, उनका प्रमोशन हो सकता है। हर्षा रिछालिया जो आई वो एक मॉडल थी, एक दिन में तो किसी को ज्ञान नहीं होता। साधु संतों को अगर पुराने समय में हम देखें 30-30 साल लग जाते थे दीक्षा लेने में, उनके गुरु एकदम नहीं देते थे। आज तो कोई आता है, सुंदर लड़की आई, उसको दीक्षा मिल गई। लेकिन सोचिए कितनी गंदी बात है, अगर किन्नर अखाड़ा एक साधारण स्त्री को महामंडलेश्वर की उपाधि दे रहा है, वो किस हिसाब से दे रहे हैं, ये सोचने वाला विषय है। वो किन्नर तो नहीं है। किन्नर अखाड़ा अगर उसका नाम रखा गया, वहां पे किन्नर की एंट्री होनी चाहिए, लेकिन वो ममता कुलकर्णी जैसी एक इंसान की को एंट्री दे रहे हैं। वो तो अपने आप में उन पे सवालिया निशान पैदा कर रहे हैं ना। तो हमें ये समझना होगा कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है और हम क्या कर सकते हैं इस देश के लिए, समाज के लिए। आपको क्या लगता है कि जो आपकी किताब है कछुओं का महायुद्ध, ये देश के अंदर कौन सा बड़ा बदलाव ला सकती है? इसमें ऐसा कौन सा मोमेंट है जो देश को एक नई दिशा दे सकता है? एज अ राइटर मैं आपके विचार इसके ऊपर जानना चाहता हूँ। देखो सर, कभी भी जो किताबें होती है ना, वो दुनिया को इतिहास भी बनाती है, भविष्य भी बनाती है और प्रेजेंट को भी बदल देती है। मैं पहले एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा, क्योंकि मेरी किताब तो शायद बाद में ही है, मैं अभी उस पद पे नहीं हूं जहां जेके रोलिंग आ चुकी है। बिल्कुल, वो बहुत बड़े। अगर हैरी पॉटर की बात करें, वहां बच्चों को, जवानों को, बूढ़ों को, उन सब ने हिला के रख दिया। जी, जेके रोलिंग ने जब किताब लिखी, सिर्फ उस इंसान ने वो पैसा नहीं कमाया, अगर इंग्लैंड में वो रहती है, उस देश ने वो पैसा कमाया, उसकी अर्थव्यवस्था में बदलाव है, क्योंकि वो वहां की कंपनी थी। लोगों ने जब फिल्में देखी, फिल्म वालों ने पैसा कमाया, जो पीवीआर सिनेमाज है उन सब ने पैसा कमाया। जब ये सब चीजें कमाती हैं, अब उनकी किताबें ट्रांसपोर्ट हुई पूरे वर्ल्ड में, शिप इंडस्ट्री ने पैसा कमाया, उनके ऊपर जो गेम बने उन्होंने पैसा कमाया, उनके ऊपर जो कॉमिक्स बनी, ग्राफिक नोवेल बने, उन्होंने गेम पैसा कमाया। चेन बन गए, चेन होती है सर। हिंदुस्तान ने तो कभी इस चीज को समझा ही नहीं। हम किताब लिख देते हैं, सोचते हैं बहुत बड़ा किया, लेकिन उससे पहले हमें ये भी समझना होगा आज किताब से हम किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। हिंदुस्तान के अंदर कौन सी ऐसी किताबें हैं, किस जॉनर की ऐसी किताबें जो सबसे ज्यादा बिकती है? इसमें बात करूं सर, 3 ही नाम मुझे समझ आते हैं जो मैंने अपने जीवन में देखे हैं, रामायण, महाभारत और श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता पे तो आप किताब बहुत कम ही लिख पाओगे, क्योंकि वो एक कहानी नहीं है, वो एक ज्ञान है। लेकिन रामायण पे कोई रामायण किसी तरह मोड़ के लिख रहा है, कोई किसी तरह मोड़ के लिख रहा है, कोई राम के ऊपर लिख देता है, कोई सीता की दृष्टि से रामायण लिख रहा है, कोई बाल रामायण लिख देता है, कोई अद्भुत रामायण लिख देता है। 40 तरह की तो रामायण हिंदुस्तान में लिखी जा चुकी है। आपको क्या लगता है फिर ये सबसे ज्यादा बिकने वाली चीजें यही ग्रंथ है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये हमारी सोच पे निर्भर है, क्योंकि हमने ना उनको गलत बना दिया जी। कोई महाभारत को कुंती की दृष्टि से देख रहे हैं और अपनी तरह से कहानी मोड़ रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, उत्तर रामायण कभी लिखी ही नहीं गई थी, ये बाद में जोड़ी गई। राम जी जब वनवास से वापस आए तो उनकी कहानी वहीं समाप्त हो गई थी, उत्तर रामायण बाद में जोड़ दी गई। उसके बाद की जो कहानी, राम ने कभी सीता माता को वनवास दिया ही नहीं। ये आप क्लेम कर रहे हैं?
मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, अगर आप इतिहास को उठा के देखोगे अभी तो इतिहास में वही पहचान, अभी तो सोचो ना सर, हाँ वही तो हमें समझना होगा। जी। हम अपने इतिहास को नहीं समझ पा रहे क्योंकि हमें स्कूलों में पढ़ाया ही नहीं गया वो। जी। आज अचानक से बता दिया गया हनुमान जी का विवाह हुआ था, उनके बच्चे भी हैं। जो मैंने पढ़ा उनकी एक ही संतान हुई मकर ध्वज नाम से, जो मछली की पेट में उनका पसीना गिरा उससे वो पैदा हुए। लेकिन अचानक से कहां से हुआ? हम बचपन से पढ़ते हैं, कभी नहीं हुआ था। अचानक से भगवान शिव के परिवार में बेटी हो गई। आज तक अगर ऐसा होता तो इतनी हमारी सभ्यता इतनी पुरानी है, कभी तो कहीं तो देखते हम। हमने भगवान शिव के परिवार में माता पार्वती को देखा, गणेश जी को, कार्तिक को, नंदी महाराज को, बेटी को तो हमने देखा ही नहीं कभी। तो हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ के पैदा किया जा रहा है। आपको क्या ये लगता है कि हमारे सामने वही चीजें दिखाई जाती हैं जो कुछ बड़े लोग चाहते हैं कि दिखाया जाए? बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र मैं कहना चाहूंगा। हिंदू समाज को इस तरह पेश कर दो कि वो अपने आप से नफरत करने लग जाए। इस नफरत से इन बड़े लोगों को क्या बेनिफिट हो सकता है जो ऐसा करना? देखो सर, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार आज भारत है। भारत मतलब बिजनेस टर्म्स में, क्योंकि 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या है यहाँ पे, और एक इंसान ना जिस चीज से पैदा हुआ है वो उसको देखना चाहता है। मैं हिंदू ना, मुझे राम की कहानी में ही मजा आएगा। मैं कृष्ण से जुड़ा हूं तो मुझे कृष्ण भगवान की कहानी में ही मजा आएगा। मैं राधे राधे ही बोलता रहूंगा, मैं वृंदावन ही जाऊंगा। अगर मुझे भगवान शिव से लगा मैं 12 ज्योतिर्लिंग पे जाऊंगा, मैं अमरनाथ जाऊंगा। अगर मुझे राम जी से प्यार है मैं अयोध्या जाऊंगा। हमने ना भगवानों को भी बांट लिया। तो सामने वाले इंसान समझने लग गया जो बिजनेस माइंडेड है कि इनको कैसे, कि अगर मैं इनको राम के नाम पे कुछ बेचूंगा ना, ये लोग खरीद लेंगे। भारत में कहानियां बिकती, इमोशंस बिकती। हाँ, अगर मैं रामायण पे कहानी बनाऊंगा ना, लोग बार बार देखेंगे। रामानंद सागर जी ने जो बना दिया बहुत था। हमें नई कहानियों की तरफ जाना चाहिए ना। हॉलीवुड कहाँ जा रहा है आज? टेक्नोलॉजी बेस पे फिल्म बना रहा है, फिक्शनल बना रहा है, नई नई इनोवेशन कर रहे हैं। इतने हम देख के साइंस फिक्शन जो मूवी बनाते हैं, हम हिल जाते हैं अंदर से। हमें क्यों नहीं उन कहानियों पे वैसा लगाना चाहिए? तो क्यों है ऐसा हमारे देश में, बॉलीवुड में? क्योंकि सोच, क्योंकि लोग समझना ही नहीं चाहते इस चीज को। सब लव स्टोरी देखना चाहते हैं, इरोटिक चीजें देखना चाहते हैं। फॉरेन ने हमें पोर्न बेच दिया, हम वही देखना चाहते हैं। लेकिन खुद अपने बच्चों को मोबाइल तक से दूर रखते हैं बड़े बड़े लोग। लेकिन हमें हॉलीवुड की फिल्में तो पसंद आती है, लेकिन जाना कोई नहीं चाहता। या सोचो, हमने रास्ता नहीं बनाया अभी तक। हम 21वीं सदी में आ गए, लेकिन हॉलीवुड जाने का रास्ता कौन बनाएगा? हॉलीवुड पैसों का समंदर है। उनकी एक मूवी सोचो $4 बिलियन, $3 बिलियन कमा रही है। अवेंजर एंड गेम ने कितना पैसा कमाया, सोचो। हम क्यों नहीं कर सकते वो कल्पना? मैंने करी है तो कोई सुनना नहीं है। आपने कोशिश की है, और जितना मुझे समझ आया है, जब आप बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के दरवाजे पर गए जी, आपने वो दरवाजा खटखटाया, उन लोगों ने आपका समय बर्बाद किया। आपको क्या लगता है कि उनको आपकी इस कहानी में कोई पोटेंशियल नजर नहीं आया, या कोई और कहानी हो सकती है? नहीं, पोटेंशियल सबको नजर आया। बहाने क्या बनाते थे लोग? इतनी यूनिक है सर, क्योंकि हरियाणा में तो आप देखोगे नोवेल बहुत कम लिखते हैं। 2.5 करोड़ लोगों में मुश्किल से 3-4 लोग होंगे जो नोवेल लिखते हैं। और इंडिया की बात करो, इंडिया में नोवेल बहुत लोग लिखते हैं, लेकिन कछुओं पर उपन्यास में हिंदुस्तान का पहला इंसान होगा। वर्ल्ड में हो सकता है 3 से 4 लोगों ने कछुओं पे कोई चीज लिखी हो, लेकिन कछुओं का और पुराणों का मिलाप जो किया है, जिस इंसान ने किया है, वो मैं ही हूँ। वो 800 करोड़ की आबादी इस दुनिया की, और उनमें से हिंदुस्तानी 140 करोड़ की आबादी में से आप एक हैं, रजनीश मित्तल जी, जिन्होंने कछुओं का महायुद्ध, एक ऐसा महाकाव्य लिख दिया है। बिल्कुल सर, सोचो आज तक कछुओं को क्या माना जाता था? धीरे चलने वाले जीव। कछुआ और खरगोश की कहानी हमने सुनी। अगर कोई भी इंसान है, 80 साल के इंसान से भी पूछोगे आप, तो उसको एक ही कहानी नजर आएगी, कछुए और खरगोश की, जिसमें कछुआ जीत जाता है वो धीरे धीरे चल के। लेकिन कछुओं को मैंने इतना विराट रूप दिया है, मैंने उनको अमृत का रक्षक दिखाया है। भगवान विष्णु के बारे में मैं कहाँ से जानने को मिलेगा? हमने पढ़ाई तो छोड़ दी, हम तो नौकरियों में, बिजनेस के पीछे भागने लग गए। हम भगवान के मंदिर को देख के सर तो झुका देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता भगवान विष्णु के अवतार कितने, कौन कौन से हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमें इसी तरीके से ढाला गया है। हमें ढाला गया।
हम अपनी सभ्यता को भूल गए। जी। हमें यही नहीं पता भगवान विष्णु के कितने अवतार हुए, कौन कौन से अवतार हुए, भगवान शिव के कितने अवतार हुए। वो हमें सिखाया नहीं जाता, हमें बस ये ढाल दिया जाता है कि मंदिर को देख करके, क्योंकि हमारे घर के बुजुर्गों ने भी यही सिखाया है कि मंदिर को देख करके ना हाथ जोड़ने हैं। हाथ जोड़ दो, सर उसके झुका पीछे दो। सर झुका दो। उसके पीछे कभी ये समझाने की कोशिश नहीं की गई है कि हाथ क्यों जोड़ने हैं। बिल्कुल सर, हम हर चीज जाते हैं मंदिर में, हमें घंटी बजाने तक का रीजन नहीं पता। जी। हमारे मंदिर की शेप इसलिए क्यों है, हम मंदिर जाते क्यों हैं, घंटी क्यों बजाई जाती है, अगर भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया वो क्यों लिया था, मत्स्य अवतार लिया था क्यों लिया था। जी। हमें ये चीज समझाई जानी चाहिए, और जो हमारी बेसिक नॉलेज होती है वो हमारे घर से आती है। मुझे ऐसा लगता है कि साइंस पढ़ने से पहले अगर हिंदुस्तान के हर एक स्कूल में भारत के कुछ महाग्रंथ पढ़ाए जाएं, बिल्कुल सर, तो इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश की व्यवस्था, इस देश का सारा ढांचा बदल सकता है। बिल्कुल सर, अगर हिंदुस्तान में जी। शिक्षा में एबीसी और अक्षर ज्ञान सिखाने के बाद इन रामायण महाभारत जैसे पुराणों को, ग्रंथों को पढ़ाया जाना शुरू करें ना, तो हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने की जिस राह पे है ना आज, वो बहुत पहले बन चुका होता। मुझे ऐसा लगता है कि फिर वहाँ एक कंपटीशन आ जाएगा, क्योंकि हर कोई बोलेगा कि सर स्कूलों में छोटे बच्चे हैं, इनको सिंप्लीफाइड रामायण पढ़ाओ, इनको सिंप्लीफाइड राम पढ़ाओ। अब सिंप्लीफाइड राम को सिंप्लीफाइड करने में जो है ना बहुत बड़ा टाइम लग जाने वाला है। अलग अलग किताबें, अलग प्रोडक्शन, अलग पब्लिशर्स आ जाएंगे। सर देखो, जब हम इस तरफ जाना शुरू करते हैं ना, जैसे मान लो कोई कहता है मुझे डॉक्टर बनना है जी। उसकी पढ़ाई एक सीक्वेंस में होती है। जी। धीरे धीरे स्टडी का ना स्ट्रक्चर बनता है कि किस तरह बच्चे को पढ़ाया जाना है। जी। हमने भी पढ़ी है महाभारत और रामायण, मुझे घर से ज्ञान जो मिला, लेकिन मैंने स्कूल में कुछ पढ़ा। लेकिन अगर हम उन चीज़ों को गहराई से पढ़ना शुरू कर दें, हम जड़ी बूटी विज्ञान को पढ़ना शुरू करें, तो हम समझेंगे हमारा देश कितना महान है। अगर जड़ी बूटी विज्ञान की ओर बात करूं मैं, साहित्य को लेके भी और इन चीज़ों को, आज हमें नहीं पता। एक नॉर्मल बच्चे को, अगर शहर वाला, गांव वाले को तो फिर भी पता होगा नीम का क्या महत्व है, कीकर की दातुन करने का क्या महत्व है। लेकिन अगर हम शहर के बच्चे को कह दें अगर पेट में दर्द है हम अजवाइन ले लें, अगर कुछ और दिक्कत है तो नीम की पत्तियों से वो ठीक हो सकते हैं। हमें जड़ी बूटियों का पता ही नहीं है। हम शहरीकरण में इतने खो गए हैं कि हमने पुरानी चीजों को छोड़ी ना हम अपनी सभ्यता के साथ रहे, ना अपनी संस्कृति के साथ रहे, ना हम अपने आयुर्वेद के साथ रहे। किताबें ही तो हैं जिनमें आयुर्वेद का ज्ञान लिखा हुआ है। जी। अगर उन सब चीजों को अपना ले तो हिंदुस्तान कहाँ जा सकते हैं। आपने कहा कि आप योगी जी से मिलना चाहते हैं। बिल्कुल सर। तो योगी जी ही क्यों? योगी जी और मोदी जी आज दो ऐसे इंसान हैं जो पूरी दुनिया में उभर के निकले हैं, और एक अच्छे नेता के तौर पे। और ये दो नेता ही, मैं अगर राजनीति में बात करूं मैं हिंदुस्तान की, तो ये दो नेता मुझे नजर आते हैं जिनमें विजन है। मोदी जी ने एक विजन दिया है 2047 तक हम हिंदुस्तान को विकसित भारत बना देंगे, और योगी जी का विजन है वो 2030 तक यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। 1 ट्रिलियन सर। तो सोचो ये दो लोग हैं। बाकी आप किसी भी स्टेट की बात करो, हिंदुस्तान में 30 से ज्यादा स्टेट है। आप बात करो किसके सीएम ने बात करी है, उनके पास क्या विजन है, वो देश को चला रहे हैं, वो संभाल रहे हैं। लेकिन जब तक हमारे पास विजन नहीं होता ना, अगर मेरे पास विजन है मुझे IAS बनना है तो मैं उसके पीछे लग जाऊंगा। तो ये दोनों ना विजनरी लीडर है, और मेरे पास विजन है मैं हिंदुस्तान को ना एक टूरिज्म हब की तरह देखना चाहता हूँ। योगी जी की बात करें तो उनको कहा जाता है वो हिंदू सनातनी सम्राट हैं। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं मैं भी उसमें शामिल हूँ। ओके। मेरा बचपन देखो हिंदुस्तान की मिट्टी में हुआ है। मैं किताब लिख पाया हूँ। कच्छों का महायुद्ध क्या है, ये भगवान विष्णु का एक अच्छा अवतार है जिसको मैंने एक कल्पना की दुनिया में सजा के पेश कर दिया। तो सोचो मेरी सोच कहाँ से आएगी। इस मिट्टी से पैदा हुआ तो इस मिट्टी की सोच मुझ में है ना। अगर मैं अमेरिका में पैदा होता तो मेरी सोच अलग होती, मैं वहां की कहानियों को याद करता। तो मेरा जन्म इस मिट्टी में हुआ तो मैं देश के लिए जीऊंगा ना। आप खुद हरियाणा से हैं और मिलना चाहते हैं यूपी के मुख्यमंत्री से। इस चीज पे मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। तो नायब सैनी जी नाराज हो जाएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बहुत अच्छे इंसान है। मैं मिला हूँ उनसे, अपनी पुस्तक मैंने उनको भेंट की है। नाराजगी वाली कोई बात नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें होती हैं जो शायद मैं यहाँ बहुत खुल के नहीं बता पाऊंगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मुझे लगता है
जो योगी जी समझ सकते हैं। मैंने मोदी जी का नाम नहीं लिया, मैंने योगी जी का नाम लिया। बिल्कुल। क्योंकि योगी जी जब चलते हैं ना, उनमें ना महसूस होता है एक तप, एक तेज, एक तेज है, तेजस्वी, हाँ। मतलब लीडर। अब कहो, देखो मैं हॉलीवुड में जाना चाहता हूँ, मैं हॉलीवुड का राइटर बनना चाहता हूँ, लेकिन इसके साथ में योगी जी की ना परछाई बनना चाहता हूँ। योगी जी की परछाई क्यों बनना चाहते हैं? आपने उसके सुना, पीछे क्या कारण है? आपने सुना होगा, एक बार एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। हनुमान जी एक बार राम जी से बोले कि प्रभु एक चीज चाहता हूँ। राम जी बोले कि आपको भी पूछने की क्या जरूरत, कहने की क्या जरूरत है। बोले मैं हमेशा ना आपके साथ रहना चाहता हूँ। बोले भाई ऐसा तो संभव नहीं है। तो बोले अच्छा फिर एक काम करना चाहता हूँ, जब भी आपको उबासी आए मैं चुटकी बजाना चाहता हूँ। राम जी को? हाँ। राम जी बोले ठीक है। हनुमान जी साथ साथ चल पड़े। राम जी बोले अब साथ क्या, क्यों आ रहे हो? हनुमान जी बोले क्या पता आपको कब उबासी आ जाए। तो देखो योगी जी में वो तप है, जो मेरी सोच है, मुझे लगता है इस देश के लिए जो मैं कर सकता हूँ ना, मैं उनके साथ कर सकता हूँ। मैंने उनसे मिलने का मौका मिलता है जी, और मिल लेते हैं जी, तो आपकी क्या अपेक्षाएं हैं कि योगी जी आपकी क्या मदद कर सकते हैं इसमें, या फिर आप उनसे क्या कहेंगे? देखो भविष्य का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने एक यूपी के लिए ना स्टेट सॉन्ग लिखा था, एक कंपटीशन हुआ था। ये थोड़ा सा मुझे अलग लगता है कि रहते हरियाणा में लिखते यूपी के लिए हो आप। नहीं, हरियाणा के लिए मैंने एक स्टेट सॉन्ग लिखा था। Okay. एक है हरियाणा मेरा, एक है हरियाणवी, वीरों की ये भूमि करे नारी का सम्मान भी। वो हरियाणा में कंपटीशन हुआ था, तो यूपी में भी हुआ कि यूपी के लिए स्टेट सॉन्ग लिखा जा रहा है। मैंने उस सॉन्ग में ना एक लाइन लिखी थी, प्रबल मेरी वाणी हुई अब योगियों के ताप से, जो मैंने योगी जी के लिए लिखी थी। उनमें जो ताप है, उनकी जो पवित्रता है, अब देखो उन्होंने क्या किया है देश के लिए। आप कभी भी देखो मोदी जी और योगी जी के चेहरे पे थकावट नहीं मिलेगी। वो एक सीएम होके आज भी जमीन पे सोते हैं, वो गौशाला में गौओं की सेवा करते हैं। वो सीएम होने से पहले शायद एक योगी है, योगी हैं वो, इसलिए वो ये सब करते हैं। देखो हमारे पुराणों में अगर हम बात करें, अगर राजीव दीक्षित जी की बात करें, बहुत बहुत कमाल के व्यक्ति। मैं उनका अपनी आत्मा में शायद सबसे ज्यादा सम्मान करता हूँ। उन्होंने एक बात कही थी, अगर देश का राजा है ना, वो लंगोट का पक्का होना चाहिए। आप सोच के देखो मोदी जी और योगी जी में सबसे बड़ी बात क्या है, उनका चरित्र इतना अच्छा है। जिस देश का राजा चरित्र से अच्छा है ना, उस देश को कभी जीवन में कोई झुका नहीं सकता। हमारे हिंदुस्तानी परंपरा में एक बात कही जाती है जी, कि कोई भी व्यक्ति हो, वो केवल मोदी जी की बात नहीं है, कोई भी व्यक्ति हो जो चरित्र का अच्छा है, बिल्कुल, उसको कोई हरा नहीं सकता। ये एक बहुत बड़ा रीजन है सर। एक तो उनका चरित्र बहुत अच्छा है, दूसरा जब वो किसी काम को करने की ठान लेते हैं ना, वो तब तक उसको नहीं छोड़ते जब तो कर ना ले। और वो एक लेखक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ मैं हर एक उस इंसान की, आर्टिस्ट की बात कर रहा हूं जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। योगी जी उनका सम्मान करते हैं। अगर उनके पास कोई जाता है ना, तो उस बात को सुनते हैं, समझते हैं कि वो हमारे देश के काम आ सकते हैं। मैं इसमें ना एक कहानी बताना चाहूंगा श्रीनिवास रामानुजन जी की। जी, आप कहते हैं कि मतलब उनकी हमारे देश में तो हत्या ही हुई है एक तरीके से। बिल्कुल सर, मैं उनकी मृत्यु को ना हत्या ही बोलूंगा। ये बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। ये बोलनी चाहिए सर। अगर हम अपनी कमियों को ना सुधारेंगे नहीं ना, हम अच्छे इंसान नहीं बन सकते। अगर हमारे समाज में कुप्रथाएं थी, चाहे वो सती प्रथा थी या पर्दा प्रथा थी, अगर हमने उनको ना सुधारा होता तो हमारा समाज कहाँ होता। तो इस चीज को हमें गहराई से समझना पड़ेगा। अगर हम उसको मृत्यु ना बोल के हत्या बोलेंगे ना, तो हम पर वो कटाक्ष होगा। ये क्यों आप ऐसा बोलते हैं, इसके पीछे का मैं इसलिए ये बात बोलना चाहूंगा, श्रीनिवासन रामानुजन इस दुनिया के वो बेहतरीन मैथमेटिशियन थे जी, जिन्होंने ना हिंदुस्तान को बहुत ऊंचा पद दिया। अगर हम उनकी मदद कर देते समय पे, तो हम उन्हें ना 32 साल की उम्र में ना खोते। हमने उनकी मदद ही नहीं करी। फिर वो अमेरिका चले गए।
वो एक ब्रिटिश ने उनकी हेल्प करी, तब जाके वो बाहर गए और उन्होंने उनकी हेल्प करी। एक हिंदुस्तानी की हेल्प एक ब्रिटिश कर रहा है। सोचो उस इंसान के ऊपर क्या बीत रही होगी, वो वहां जाके ठंड से मर गए। 32 साल की उम्र में जो उन्होंने रिसर्च करी वो आज तक दुनिया में कोई सोल्व नहीं कर पाया, और अब कहां तक पहुंचे उनके थ्योरम्स के कारण। अगर इस देश में उनकी कोई हेल्प करता, सोचे इतना बड़ा मैथमेटिशियन वो देश को क्या दे सकता था, और हम उनकी हेल्प नहीं कर रहे। ऐसे पता नहीं कितने हजार कितने लाख लोग होंगे जिनकी हमें पता ही नहीं है वो कैसे मर जाते हैं। हम चाहते हैं देश आगे बढ़े। तो क्या आपका कहना यह है कि हमारा देश इतनी बड़ी क्षमताओं का, इतने बड़े टैलेंट का सम्मान नहीं करता है, लेकिन बहुत कम सर। आप देखो कितने बड़े बड़े नेशनल प्लेयर्स आज भीख मांगने पे मजबूर हैं। वो अपने गांव में जाके दोबारा मजदूरी करने पे मजबूर हो रखे हैं। जहां पैसा है, जहां सिफारिश है, वो लोग तो आगे बढ़ जाते हैं। जिसको मार्केटिंग स्किल आ गई, जो अपने पैसे के दम पे अपनी मार्केटिंग कर पा रहे हैं, वो तो आगे चला जाता है। लेकिन बाकियों का क्या? देश में बहुत सारी बड़ी प्रतिभाएं बाहर निकल करके आती हैं हर साल, कुछ अच्छे कॉलेजेस से, जिनको एक बड़ा पैकेज दे करके बाहर की फॉरेन की कंपनीज उठा करके ले वो सब देखो, वो देश के लिए नहीं कर रहे, वो सब अपने लिए कर रहे हैं। अगर कोई YouTube से बहुत पैसे कमा रहे हैं, कोई खिलाड़ी देश के लिए, खिलाड़ी वो अच्छे हैं जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं, ओलंपिक में जा रहे हैं। देश के लिए ना वो इंसान अच्छा लगता है जब देश के लिए कुछ काम कर रहा है। अगर मान लो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कमा रहा हूँ ना, देश में सिर्फ मैं टैक्स भर दिया, मेरा योगदान हो गया। सिर्फ उस व्यवसाय से बहुत सारे लोगों को बेनिफिट भी है, बेनिफिट होता है, क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल मैं मानता हूँ। लेकिन जब हम कोई आर्टिस्ट कहलाते हैं ना, आर्ट जब नाम आ गया तो हमें देश को समर्पित होना चाहिए। अगर कोई खिलाड़ी होता है, जब वो ओलंपिक में जाता है, तो वो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तब देश का नाम रोशन हो रहा है। रजनीश जी, एक और सवाल बार बार मेरे मन में कौंध रहा है कि आपको सच में लगता है कि आपकी एक किताब, आपका ये नॉवल $1 बिलियन कमा सकता है? सर बिल्कुल, ये तो हमारे सामने हो चुका है। जेके रोलिंग ने एक किताब सी तो वो हिंदुस्तानी किताब नहीं है, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान का इंसान बाहर क्यों नहीं जाता? आप सोच सकते हो कोई 1500 करोड़ रुपए का पैकेज ले रहे 1 साल का। 1500 करोड़ रुपए तो कोई जिंदगी में नहीं कमाता बड़े बड़े बिजनेस वाला, लेकिन एक हिंदुस्तानी सुंदर पिचाई कमा रहा है, उसका पैकेज इतना बड़ा है। तो एक साल में कमाते हो, 1 साल में पैकेज है। हम सोच सकते हैं क्या? हम सोचते पूरी जिंदगी में 10 करोड़ रुपए कमा लिए, बहुत बड़ा काम कर लिया हमने। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वाले 100 करोड़ रुपए नहीं कमा पाते, वो 1 साल में 1500 करोड़ से ज्यादा कमा रहे हैं, एक पैकेज है। तो किताब क्यों नहीं कमा सकती? अमीश त्रिपाठी ने 100 करोड़ रुपए कमाए 3 किताबों से, लेकिन वो इंडियन लेवल पे जो मैंने बुक लिखी है, वो हॉलीवुड में मूवी बनाई जा सकती है। तो बॉलीवुड वाले क्यों इसके ऊपर किताब नहीं, फिल्म नहीं बना सकते? उनके पास ना सर वो चीजें हैं ही नहीं। जब आप वहां पे गए तो उन लोगों के क्या एक्सक्यूज होते थे? आप बड़े लोगों से मिले, राइटर से मिले, वो लोग बोलते थे कि हम लोग बना ही नहीं सकते, हमारे पास इतना बजट ही नहीं है। कितना बजट आप मान के चलते हैं इसके ऊपर फिल्म अगर बने तो? मैंने जो अपनी रिसर्च करी है, मार्वल कॉमिक्स को देख के, नार्निया को देख के, हैरी पॉटर को देख के, जितनी हॉलीवुड में मूवीज बनी है जो रियलिस्टिक मूवी है, तो मेरा मानना है 1500 करोड़ रुपए से लेके 2000 करोड़ रुपए तक एक मूवी को लगाते हैं। तो आपका कहना यह है कि 1500 करोड़ रुपए आपकी इस मूवी का बजट आएगा? फर्स्ट पार्ट का सर, केवल एक पार्ट का इतना बजट आएगा? एंड गेम जो बनी थी उन्होंने 4000 करोड़ रुपए लगाए थे। ये इतना बड़ी संख्या पैसों की, क्या ये वाकई मतलब होती है सर? उनमें स्टार देखो ना कितने लोग होते हैं, 40-40 सुपरस्टार वो लेते हैं लोग, उनमें कितना बड़ा VFX यूज होता है, फिर वो कमाती क्या है? एवेंजर एंड गेम ने, अकेली मूवी ने 23,000 करोड़ रुपए कमाए 4000 में बनने के बाद। 4000 बनने के बाद वो 23,000 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। सोचो वो कितना कमा रहे हैं। एवेंजर 4 पार्ट आए हैं तो सोचो उन्होंने क्या कमाया। अब 2 पार्ट और आएंगे, सोचो वो कहां पहुंच जाएंगे। और जब सीरीज की बात होती है ना, अब इंडिया में सीरीज देखो, सीरीज लिखने वाले कितने राइटर हैं? हमारे यहाँ तो लिखेंगे भी तो ये सब भूल जरूर बातें लिखेंगे, भूल जरूर बातें, जहाँ पे गालियां होंगी मिर्जापुर लिखेंगे। हाँ, आपको ना नाम ही नहीं ध्यान आएगा। कितने लोगों ने सीरीज लिखी है। रामायण पे सीरीज आएंगी, कोई 5 भागों में, कोई 7 भागों में। कभी महाभारत पे सीरीज आएंगी जो 7 कांडों को 7 भागों में लिख डालते हैं। आप कोई चेतन भगत का भी नाम लो, कितनी सीरीज लिखी है उन्होंने।
हरियाणा ने देश को बहुत कुछ दिया है जहाँ से आप हैं जी। सोनीपत ने भी देश को बहुत कुछ दिया है, कुछ बड़े नाम हैं वहाँ पे साहित्य में अब देगा सर। हाँ, साहित्य में भी हम चाहते हैं कि एक नाम आप जैसे व्यक्ति का सिर्फ सामने आए। मेरी जो किताब है सर वो एक साहित्य से रिलेटेड नहीं है। मैंने अभी बात में जो आपको बताया, एक किताब सिर्फ ने किताब नहीं होती। साहित्य तो चलो मान लो साहित्य हम पढ़ रहे हैं, किताबों में पढ़ा दिया, लेकिन मैंने इसको पूरा एक व्यावसायिक पर्पज से लिखा है जिसपे मूवी बन सकती है, कॉमिक्स बन सकती है, ग्राफिक नॉवेल्स बन सकते हैं, गेम्स बन सकते हैं, गेम्स बन सकते हैं, स्टूडियो बन सकते हैं। सोचो एक नोवेल हमने तो आज तक नहीं देखा। अगर कोई चेतन भगत लिख रहा है एक बुक को, उस पे कितनी कॉमिक्स लिखी गई हैं, उस पे कितने ग्राफिक नोवेल बने। आपको क्या लगता है कि आप मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो आपको रोक रही है कुछ बड़ा करने से, इस किताब को बहुत सारे लोगों के बीच पहुंचाने से? आज सर दुनिया में जो कामयाब हुए ना, आप एक छोटी सी चीज लिख दो, आप 10 कहानियां लिख दो, आप मार्केटिंग के दम पे ना बेस्ट सेलर ऑथर बन जाओगे। लेकिन शायद हर किसी के पास वो हर चीज नहीं होती। लेकिन आज के टाइम में सोशल मीडिया का जमाना है। आप सोशल मीडिया पे आइए, आप लोगों से दरख्वास्त कीजिए, आप लोगों को डेली मेल भेजिए, डेली ट्वीट कीजिए। आज इंडिया में ना सर ऐसा कल्चर बन गया, मैं पूरा कल्चर नहीं कहूंगा कि सुंदर लड़की को देखने के लिए 1 लाख लोग होंगे, लेकिन एक अच्छे इंसान को देखने के लिए 100 लोग भी नहीं मिलते। ये बहुत टफ है हमारे लिए। हालांकि ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे राइटर आज हुए हैं। अक्षत गुप्ता का नाम लो, चेतन भगत का, अमीश त्रिपाठी का, बड़े अच्छे अच्छे हुए हैं। लेकिन अगर मैं अपने दोस्तों की बात करूं, मेरे दोस्त एक झारखंड आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं, विनीत कुमार। वो हिंदुस्तान के दूसरे मुंशी प्रेमचंद है। उन्होंने जितने उपन्यास लिखे हैं ना, उन सबको पढ़ोगे आप रुला देगा वो इंसान आपको। हर करेक्टर को मार देता है लास्ट में वो। लेकिन कहाँ है आज वो? आज वो वही है, कोई सुनने वाला नहीं है वहां पे। तो कहां तक इंसान सोचे और कहां तक कर सकते हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मतलब पिछले 10 सालों की इस मेहनत में लोग आपकी बात नहीं सुन रहे? मेजर फॉल्ट कहाँ दिखता है? हम उस चीज को समझ ही नहीं पाए, उस नजरिए को हमने डेवलप ही नहीं कर पाए। जिस तरीके से आप बातें कर रहे हैं, जो आप बताना चाहते हैं, हर किसी व्यक्ति ने हैरी पॉटर का नाम सुना है। जब हम छोटे थे तब से हमने सुना है। हमें वो चेहरा याद है, वो गोल ग्लासेस याद हैं, चश्मा किस तरीके से वो लगाते थे, हमें सब याद है। हमें उनकी प्रेम कहानी याद है, हमने वो किताबें देखी हैं, हमने गेम्स देखे हैं, कॉमिक्स देखी हैं, न्यूज़ देखा है। इतना सब कुछ इस दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने भी देखा होगा, उन प्रोड्यूसर्स ने भी देखा होगा, डायरेक्टर्स ने भी देखा होगा, जहाँ आपने जिन दरवाजों को आपने खटखटाया है। तो ऐसी कौन सी चीजें वो क्यों नहीं समझना चाहते? या कुछ और कहानी हो सकती है कि वो समझ चुके हैं और चाहते हैं कि भाई हम अपने हिसाब से करेंगे। अब समझो सर, व्हाट्सएप बाहर ही क्यों डेवलप होते हैं, जीमेल बाहर क्यों डेवलप होते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम बाहर ही क्यों बनता है, इंडिया में क्यों नहीं बनता? विकास दिव्यकृति जी ने एक बात करी थी कि कोई भी बड़ा इंसान अमेरिका में क्यों डेवलप होता है, बड़ा बिजनेस वहां क्यों बनता है, बुरुंडी में क्यों पैदा नहीं होता? क्योंकि वहां की इकोनॉमी कैसी है ही नहीं, वहां का एनवायरनमेंट ही उसे वो फैसिलिटी नहीं देता। मैं गया, कोई बजट की बात कर देते हैं, कोई कहता है यहाँ इस तरह की कहानी चल ही नहीं सकती, यहाँ तो सब लव स्टोरी देखना चाहते हैं, लव स्टोरी लिखो। हर एक राइटर का अपना जोन होता है। कोई कॉमेडी लिखता है, कोई हॉरर स्टोरीज लिखता है, कोई फिक्शन लिखता है। मैं फिक्शन लिखता हूँ, लेकिन फिक्शन चाहता ही नहीं कोई बनाना, और बनाता है तो चोरी होता है। बनाता है तो इंडिया के अंदर तो फेल भी बहुत ज्यादा होते हैं। फेल नहीं होते, लोगों का टेस्ट वैसा नहीं है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, ये हमारे सोचने की बात है। खबर हम वो नहीं देखते जो हम देखना चाहते हैं, खबर वो होती है जो सामने वाले दिखाना चाहते हैं। एक अखबार का एडिटर अगर हमें चाहे कल सारी ही मर्डर की न्यूज दिखाई जाए तो हमें वो देखनी पड़ेगी। वो एक इंसान उस पूरे न्यूज़पेपर को चलाएगा ना। तो हिंदुस्तान में लव स्टोरी बिकती है तो आज बिक रही है। आपने एक दावा और किया था कि आपका ये उपन्यास हिंदुस्तान के टूरिज्म को बहुत बड़ा बना सकता है। बिल्कुल सर, जब मैं इस उपन्यास को लिख रहा था ना, तो मेरे मन में सोच थी कि मैं इस नोवेल को ना विश्व पटल पे प्रदर्शित कर रहा हूँ, मैं लेके जा रहा हूँ। मैं अपनी कहानी को ना कश्मीर से शुरू कर सकता था, मैं एकदम इसको कश्मीर ले जाके कच्छों की दुनिया में लेके जा सकता था, उसको लंबा ले खींच सकता था।
लेकिन मैंने इसकी कहानी को मीनाक्षी मंदिर से शुरू किया, साउथ इंडिया से, क्योंकि साउथ इंडिया में आज भी ना वो संस्कृति जिंदा है। मैंने फिल्म के हीरो हीरोइन को न्यूयॉर्क सिटी से मीनाक्षी मंदिर लैंड करवाया, ताकि मैं दुनिया को जब अपनी फिल्म दिखाऊं, मीनाक्षी मंदिर आप तमिलनाडु की बात कर रहे बिल्कुल, हैं। जब मैं दुनिया को अपनी कहानी दिखाऊं तो हिंदुस्तान का ना दर्शन कर सके। वो कहानी मीनाक्षी मंदिर से शुरू होती है, वो ज्योतिर्लिंगों पे भी आती है। आप मीनाक्षी मंदिर गए हैं? बिल्कुल, बहुत सुंदर मंदिर सर, वो ऐसा लगता है दुनिया अलग हो गई। मदुरई के पास, मदुरई में। तो उसमें मैंने इस तरह से अपनी कहानी को घुमाया कि वहाँ ज्योतिर्लिंगों की भी बात आएगी, हमारे पुराणों की भी बात आएगी, हमारी संस्कृति सभ्यता की भी बात आएगी, दिल्ली भी जाएगी वो कहानी, और फिर कश्मीर भी जाएगी। तो कहानी को इस तरह मैंने घुमाया, तो जब दुनिया के सिनेमा में एक फिल्म बनेगी तो वो हमें कैसे रिप्रेजेंट करेगी? वो पूरे हिंदुस्तान के टूरिज्म को रिप्रेजेंट करेगी। जितना महाकुंभ ने आज कमाया है, 40 करोड़ लोग आए हैं जिससे इनकम है, अकेला मेरा उपन्यास उतनी इनकम ला सकता है देश के लिए। इनकम हमें किस किस चीज से होती है, हमें समझना होगा। अगर कोई फॉरेनर हिंदुस्तान में चीजें देखने आता है तो वो हवाई जहाज में बैठ के आता है, उससे हमें इनकम होती है। वो यहाँ रहता है होटल में, होटल की इनकम होती है। वो यहाँ घूमता है तो ऑटो रिक्शा वाले की इनकम होती है। वो खाता है तो चीज बेचने वाले की इनकम होती है। कपड़े खरीदता है तो कपड़े खरीदने बेचने वाले की इनकम होती है। तो ये बहुत छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। हम अगर सोचते, अगर कल को हम सोचते बाप का इंजन किसी ने बना लिया, गाड़ी का एक इंजन बना लिया, क्या बड़ा तीर कर दिया। अब सोचो कि दुनिया में कितनी करोड़ गाड़ी है, एक इंसान की सोच ने अरबों गाड़ी इस दुनिया को दे दी। वहां से बहुत बड़ा कारोबार बना, कितने मजदूरों को काम मिला, कितने घर चले। सोचो दुनिया में जब कुछ शुरू होती है ना, उसका कद उससे बहुत छोटा होता है, लेकिन जब वो बड़ी बनती है ना, कोई सोच नहीं सकता। किसने सोचा था फेसबुक आज इतनी बड़ी चीज बन जाएगी। यूट्यूब आज कितने करोड़ों लोगों को इनकम दे रहा है, कितने करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं, जिनके पास 2 लाख रुपए नहीं थे दुकान खोलने के लिए, उन्होंने यूट्यूब पे अपनी दुकान खोली। वो कहाँ पहुंच गए। तो ये आज ऐसा लगता है मेरी किताब छोटी स्तर पे, या इस पे फिल्म नहीं बनी अभी, लेकिन मैं इस चीज का अपने देश से वादा करता हूँ, जिस दिन इस मेरे नोवेल पे फिल्म बनेगी हॉलीवुड में, तो ये हिंदुस्तान के टूरिज्म सेक्टर को ना 10 लाख करोड़ रुपए का बेनिफिट देगी। और सिर्फ ये तो पहला पार्ट है। जब आप इसके सेकंड थर्ड पार्ट में जाओगे, मैंने अपनी जिंदगी का ना हर सपना इन पार्ट्स में लिख दिया है कि मैं क्या देश के लिए करना चाहता हूँ। तो आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? ये मेरी जिंदगी का हॉलीवुड तक जाना मेरी जिंदगी का मकसद है, लेकिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है राजकिरणेश्वर महालिंगम मंदिर। दुनिया में अगर जीवन कोई जीता मैं पहचान नहीं चाहता, लेकिन मन में ना मेरी एक टीस उठी प्रेम की। ताजमहल बना प्रेम की निशानी पे, हालांकि संदेशपद हो सकता है ये। मीनाक्षी मंदिर प्रेम की निशानी है, भगवान शिव का माता पार्वती जिन्हें मीनाक्षी नाम दिया गया था। तो ऐसी कई चीजें थी जो प्रेम पर आधारित है हिंदुस्तान में। तो मेरे मन में था मैं ऐसी क्या चीज बनाऊं। और टूरिज्म जब मैंने देखा अपने हरियाणा के नाम पे, बहुत चीजें देखी। गर्मियों की छुट्टी में हम कहाँ जाना चाहते हैं, सब कोई कहता है, अगर इंडिया की बात करें कोई कहता है साउथ इंडिया में जाना चाहता हूँ, मैं हिमाचल जाना चाहता हूँ, कुल्लू मनाली जाना चाहता हूँ, कश्मीर जाना चाहता हूँ। लेकिन हरियाणा में जब भी छुट्टियों की बात आएगी वो कहेंगे मामा के घर जा रहे हैं। मुझे इस चीज की ना बड़ी टीस उठती थी कि हरियाणा में टूरिज्म के नाम पे कुछ भी नहीं। तो मेरा मन है मैं अपने जन्म स्थान पे एक ऐसी चीज बनाऊं जिस दुनिया में आज तक ना कभी बनी नहीं है। एक उपन्यास को लिखने में आपको कितना टाइम लगता है? एक उपन्यास को लिखने में मुझे 2 से 2.5 साल लग जाते हैं सर। और आपने करीब 180 के आसपास कहानियां लिखी हुई हैं। कहानी अपनी रिसर्च बहुत करी सर मेरे लिए। मैंने आपके 1-2 इंटरव्यू पढ़े थे, मैंने कुछ न्यूज़पेपर कवरेज पढ़ी है। मैंने सर देखो किताब लगभग 12 किताबें मैंने लिखी हैं अभी तक जी। कहानियां मैं चलता चलता कहानियां डेवलप करता हूँ सर। मुझे हर चीज में जादू नजर आता है जी। मैं जब लिखना शुरू किया था तो मेरी पहली जो कहानी थी वो कच्छपों का महायुद्धि थी, जो एक जादुई पिटारा है, जो जिसकी कीमत मैंने 300 करोड़ रुपए रखी थी।
उसकी कीमत क्यों थी? उसमें 15 कहानियां थी। सोचो उस किताब की एक कहानी पे मैंने 7 उपन्यास लिख लिए, तो सोचो उसकी कीमत कितनी बड़ी होगी। तो तब मैं धीरे 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 करता लिखता गया। पिछले 10 साल में लगभग मैं 180 कहानियां लिख चुका हूँ। जी। आपके द्वारा लिखी गई अब तक की सबसे बेस्ट कहानी आपको कौन सी लगती है? कछुओं का मायुद तो सर मेरी फेवरेट है जी। लेकिन अगर मैं अपनी फेवरेट कहानी या किताब की बात करूं, वो मेरे दिल के सबसे करीब है। मेरे पिता मेरी जिंदगी बदल सकते थे। जी। मैंने किताब लिखी है माय फादर कुड चेंज माय लाइफ। वो मेरे अंदर की पीड़ा कह सकते हो या इस दुनिया के ना उस हर इंसान की जिसमें कोई कमी है, चाहे वो मोटा है, चाहे वो काला है, चाहे छोटा है, उसमें उसके शरीर में कोई कमी है ना। नहीं, इसका क्या तात्पर्य मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस किताब का। जो ये तो सर जब पब्लिश होगी तब आप पढ़ना। नहीं, आज उसमें क्या बताना चाहते हैं आप? मेरे पिता मेरी जिंदगी बदल सकते थे। ये क्या, दुनिया के क्या पिता ने नहीं किया कुछ? नहीं, मेरे पिता ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मैं जो आज हूँ, शहर में बैठा हूँ, उनके कारण। कहते हैं माता पिता एक बच्चे को ना अपने आप से ज़्यादा ही देते हैं। मेरे माँ बाप ने भी मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूँगा। अगर एक इंसान है बहुत अच्छा, उसमें हर कैपेबिलिटी, वो इंटेलिजेंट है, देखने में सुंदर है, बहुत है, जीनियस है वो इंसान, भागने में बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसका कद छोटा है ना, वो आर्मी में अंदर नहीं जा सकता। वो आर्मी से ना रिजेक्ट हो जाएगा। फिर हम दुनिया को बताएं अगर लंबे कद की बेनिफिट, अगर बास्केटबॉल प्लेयर कोई है, अगर वो जितना लंबा होगा वो उतना अच्छा प्लेयर बन सकते हैं। 100% मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन ये चीज़ लागू होती है। अगर हमारा लंबा कद होगा, वो तैराकी में हमें बहुत बेनिफिट देगा। तो कुछ रीज़न है जिनके कारण मैंने किताबें लिखी। किसी की नाक छोटी होती है, किसी का रंग काला होता है, ये तो पहचान है, सब कुछ एक जैसा नहीं कैसे हो सर। सकता है? एक्चुअली लाइफ में ना ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीजें हैं, हमने देखी ही नहीं है। छोटे कद के कारण लड़कियों की शादी नहीं होती। That is a genetic problem. That is वही totally तो based on the biology. मैं चेंज करना चाहता हूँ। How can you change that? चेंज हो सकता है सर। कैसे? जेनेटिक को जेनेटिक से चेंज हो सकता है, क्योंकि आज हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, IVF है। हमें वो चीज़ समझनी होगी। हमें क्यों दुनिया को चेंज नहीं करना? हमें क्यों चाहिए सिर्फ अपना बच्चा? हम क्यों नहीं, हम जानवर में तो क्रॉस ब्रीडिंग करा रहे हैं, लेकिन इंसान में हम शर्म आते हैं, क्यों? So there is a great difference. नो, कोई डिफरेंस नहीं है। ये हमारी सोच का डिफरेंस है सर। किसी को पहाड़ अच्छे लगते हैं, किसी को समंदर अच्छा लगते हैं। But why? How can you compare animal to the humans in that sense of biological? एनिमल से ही इंसान बने सर। हम मानुष थे कभी ना कभी। कहते हैं हम फिर डेवलप हुए, तब हम इंसान बने। हम 4 पैरों पे चलते थे। उसके ऊपर there are different kind of theories. मान सकता हूँ, लेकिन सोच होती है। एक इंसान ने सपना देखा, मैं व्हाट्सएप बना सकता हूँ। एक इंसान ने सपना देखा, मैं फेसबुक बना सकता हूँ। वो चीज़ हमारे सामने हकीकत बन गई। पहले एक सपना होता है। बट उन थ्योरीज का जो कॉन्टेक्स्ट है, उनकी श्योरिटी, उनका सच कौन जानता है? देखो सर, जिस तन बीते वो मन जाने। जो उस पीड़ा को भुगतता है ना, वो ही जानता है। What do you think what is not there in your body on biological level जो आपके अंदर होना चाहिए था? नहीं, हर चीज़ वो नहीं होती, लेकिन जब हम समाज की कमी, समाज के दर्द को महसूस कर पाते हैं ना, तब हम कुछ लिख पाते हैं। जेके रोलिंग ने जो कैरेक्टर हरमाइना का लिखा था, तो वो उनसे प्रेरित था। अफ्रीका की अगर हम बात करें तो वहां जाके देखो उनका दर्द कितना गहरा है। काले रंग के कारण वो लोग दुनिया भर में गुलाम बनाए जाते हैं। अब कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पड़ता है। अब कोई किसी अंग्रेज को देखो, गोरे रंग के इंसान को देखो, आपको एकदम पसंद आ जाएगा। आपको एक आपने थ्योरी पढ़ी है, कभी रिसर्च भी आया था कि दुनिया में गोरे लोग ना अब से करीब बहुत ज्यादा नहीं तो 1001 साल पहले आए हैं। बहुत ज्यादा पुराने नहीं है जी। इसके पहले सभी लोग काले ही थे जी। ठीक। रीजन क्या था? जो जितना मैं समझता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, जितना मैं समझता हूँ उसके पीछे रीजंस ये हैं कि हर एक जगह का क्लाइमेट अलग है। जी। ठीक है, जलवायु बिल्कुल अलग है। जी। ठीक है, एटमॉस्फेयर अलग है, खाना पीना अलग है, और जीन्स ऑब्वियसली अलग है। तो अगर सारे जीन्स एक जैसे हो जाएंगे
तो क्या होगा दुनिया का? देयर हैज टू बी अ डिफरेंस सो दैट एक व्यक्ति को कुछ छोटा बड़ा ऊंचा नीचा ये सब होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है अगर आप बिल्कुल होना देश चाहिए। को दुनिया को देखना चाहते हैं तो। लेकिन सर इसको एक और नजरिए से समझिए, जी। हम दुनिया के लिए कितना बड़ा बाजार बन चुके हैं दवाइयों का। क्या डॉक्टरों के पास वो चीज नहीं है कि उसको ठीक कर सके? बीपी, शुगर, थायराइड जो जेनेटिकल डिसऑर्डर है, मैं कहता हूं उनसे भी निजात मिलनी चाहिए। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हमें अपना बच्चा चाहिए। हमें उस सोच को बदलना पड़ेगा आज, नहीं तो ये हम सारा अपना गुण धर्म उनके साथ कैरी करते हैं। मान लीजिए सभी लोग एक जैसे हो जाएंगे तो आइडेंटिटी क्या होगी? एक जैसा नहीं है सर, करोड़ों अरबों लोग हैं, बहुत अच्छे जीन्स होते हैं। अगर डोनर है एग्जाम्पल के तौर पे, जिसको बच्चा नहीं होता, तब वो क्या सोचते हैं? वो हेल्प लेता है आईवीएफ की। हमें उस दिशा में काम करना पड़ेगा, या जीन्स पे सुधार करना पड़ेगा। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं, मान लीजिए हम करीबी जो लोग होते हैं, ठीक है, और एक ही प्रोसेस के तहत जो हिंदुस्तान में अक्सर होता है अरेंज मैरिजेस में, कि एक ही तरह एक ही जीन्स, मतलब मान लीजिए आप किसी एक पर्टिकुलर कास्ट से संबंध रखते हैं जी। तो उस कास्ट में जब भी शुरुआत हुई होगी जिन लोगों के साथ, तो उन्हीं जीन्स से पैदा होते होते तो वो जीन्स मॉडिफाई नहीं हो पा रहा है। या तो ये चीज है जो आप कहना चाहते हैं। अब हम क्या करते हैं कि या तो हम इंटरकास्ट मैरिज की तरफ चले जाएं, या फिर हम कहीं दूसरी, मान लीजिए मैं यूपी में रहता हूँ, सो आई हैव टू मैरी टू हरियाणा। हो सकता है क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, जमीनी चीजों की वजह से, खान पान की वजह से, बहुत सारी चीजों से ना बॉडी में बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, ठीक है, जो आपके जीन्स हैं वो फिर ट्रांसफर होते हैं। तो देयर कैन बी अ डिफरेंस कि जहाँ पे हास्ट बच्चा पैदा हो सकता है, कुछ नया चेंज आ सकता है, बिल्कुल उनका माइंड ग्रो कर सकता है। ये दो चीजें मैं कहना चाहता हूँ सर। एक तो जीन्स पे हमें, एक बहुत मोटी लेडी थी, वो एक सीट पे आ ही नहीं रही थी, और एक कंपनी ने उसे 2 सीटों का चार्ज किया। सोचो उसके लिए मोटापा कितना बड़ा श्राप था सर। लेकिन ये जेनेटिकली नहीं हो सकता। देयर आर रेयर चांसेस ऑफ जेनेटिक जिसकी वजह से मोटापा हो सकता है। बिकॉज आई एम अ साइंस स्टूडेंट, मैं एक साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, आई हैव स्टडीड। सो जो भी आपकी बॉडी की कंडीशन है जी, 75% ऑफ योर बॉडी जी इस चीज का रिजल्ट है कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, आपका दिनचर्या कैसा है। आप सुबह 10-11 बजे उठेंगे और उल्टा सीधा खाएंगे, सो देयर आर चांसेस होंगे। मैं आपकी बात मानता हूं सर, लेकिन आप समझो हमारी आंखें, नैन नक्शक किस पे जाते हैं? माता पिता। हाँ, वो जाते हैं। तो जेनेटिक, अगर हमें मान लो किसी के पेरेंट्स को सोराइसिस है या कोई ब्लड डिसऑर्डर है, वो अपने बच्चे में आएगा ही है। हमें वो रोकना है। हाँ, वो रोकना है। आई एग्री। तो मैं उस पे बात कर रहा हूँ। अगर हम जीन्स की मॉडिफिकेशन पे ध्यान दें तो हम समाज को, इस दुनिया को ना बदल सकते हैं। 2 तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, एक तो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। हमें उसके ऊपर कोई कंट्रोल इतना, मुझे जो लगता है, हम नहीं कर सकते। हाँ, कुछ चीजें हैं जहाँ जो आप कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए जैसे एक प्रॉब्लम है हिंदुस्तान के अंदर, थैलेसीमिया जी, ठीक है, कि जो अगर दो माइनर थैलेसीमिया लोग आपस में शादी कर लेते हैं तो जो बच्चा पैदा होगा वो 99% चांस है कि मेजर थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चा होगा, जिसको जीने के चांसेस नहीं है। बिल्कुल। सो ये आई एग्री ऑन दैट पॉइंट कि हाँ, ये किया जा सकता है। चलिए, कमिंग बैक टू यू कि आप एक राइटर हैं, हम साइंस की बातें करें तो ये सही नहीं लगता। सो आपने बोला कि आपने 8 सुपर हीरोज को डिजाइन किया है, 6 विलेंस को डिजाइन किया है और 8 महाशक्तियों को डिजाइन किया है। इससे आप क्या समझते हैं? देखो सर, हिंदुस्तान को ना ये समझना होगा इनकी कीमत क्या है, एक किताब की कीमत क्या है, बिजनेस पर्पस ऑफ व्यू से। तो हमें एक सुपर हीरो की भी ना कीमत समझनी पड़ेगी। थोर का एक कैरेक्टर है, उससे सोचो कितनी बड़ी इनकम है, पूरी दुनिया के लिए एंटरटेनमेंट का कितना बड़ा साधन बन गया वो। उसका एक हथौड़ा क्या कीमत रखते हैं, उसके कितने टॉयज बनते हैं। टॉय इंडस्ट्री बहुत बड़ी है दुनिया में। आप एवेंजर की किसी सुपर हीरो की बात करो, आयरन मैन की बात करो, आप लोकी की बात करो, तो सब ना एक चीज होती है। हिंदुस्तान में आज तक एक सुपर हीरो बना है, एक नहीं, मैं 2 बोल सकता हूँ, एक शक्तिमान और एक नागराज। बाकी कृष्ण को भी बोलते हैं। कृष्ण तो देखो सर, एक मॉडिफाई रूप बोलूंगा मैं शक्तिमान का। शक्तिमान जी, ओके। वो वहां से प्रेरित हुआ, ओके, कि उसके पास एक शक्तियां थी। नहीं तो कृष्ण क्या करता है, वो हवा में उड़ता है। इसके अलावा कोई ऐसी उसके पास सुपरनेचुरल पावर नहीं थी जो शक्तिमान के पास थी। या हम थोर की बात करें, थोर के पास, उसके पास बिजली की ताकत है।
अगर आयरन मैन की बात करें, उसके सूट में इतनी ताकत है, वो साइंस से ताकत ले रहा है, उसने थाइनोस जैसे करेक्टर को हराया है, तो वहां वो सुपर हीरो बना। सुपरमैन के पास उड़ने की ताकत है, लेकिन हिंदुस्तान ने कभी ना उन करेक्टरों के बारे में समझा ही नहीं। हम हॉलीवुड क्यों नहीं जा पा रहे? हमारे पास वो चीज ही नहीं है। मैं गाना तब अच्छा गाऊंगा ना जब मैं गाता बहुत अच्छा हूँ या मुझे गाना आता है। मैं कहता हूँ मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, लेकिन गाना मुझे आता नहीं, मैं कैसे बन जाऊंगा? मैं चाहता हूँ मैं हॉलीवुड जाना, लेकिन कहानी मेरे पास अच्छी नहीं है, मैं कैसे जा पाऊंगा? हिंदुस्तान में क्या आपको लगता है कि पिछले 100 सालों से हिंदुस्तान हिंदी साहित्य में नोबेल पुरस्कार का इंतजार कर रहा है, और ये शायद और बड़ा बन सकता है। बड़ा सा समझो इस चीज को। हम कहते हैं हमने दुनिया का महानतम साहित्य रचा है, लेकिन साहित्य के लिए नोबेल प्राइज क्यों नहीं आ रहा? या तो हमारे साहित्य में कमी है, लेकिन वो नहीं है क्योंकि हमने पढ़ा है, हम उस साहित्य को पढ़ते हुए बड़े हुए हैं। तो फिर कमी किस चीज की है? अवेयरनेस की, रास्तों की। हमारे लोगों ने जो कामयाब हो चुके हैं आज, उन्होंने वो रास्ते ही नहीं बनाए जिन पे चल के हम जा सके। हिंदी साहित्य के बहुत कलात्मक टीचर है हिंदुस्तान के अंदर, डॉक्टर विकास द्विवेदी, मैं काफी सुनता हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उनसे कभी मिलने की कोशिश आपने की है? नहीं सर, उनसे ना मैंने मिलने की कोशिश करी, ना मुझे समझ आया कि मैं उनके पास जाके क्या ही बोलूं। हालांकि मन होता है, बहुत अच्छे, मुझे खुद मेरे पर्सनल फेवरेट रहे हैं वो। उनकी जो शिक्षा का तरीका है, उनके बोलने का जो अंदाज़े बयां है, वो बहुत प्यारा है। लेकिन वो भी इस चीज को बोलते हैं, वो कई चीजों को ना बदलना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश, यूनिवर्सिटी की भी, सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज को लेके भी कई बार बोलते हैं कि हिंदी में होनी चाहिए, इंग्लिश नहीं होनी चाहिए। तो सोचो हम लोग क्यों नहीं बदल पा रहे? क्योंकि सिस्टम ऐसा नहीं है। नहीं, सिस्टम ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे थोड़ा सा यहाँ पे एक डाउट आता है जी। एक छोटा सा डाउट आता है कि हिंदुस्तान एक अपार शक्तिशाली देश है जी। इसके पीछे का कारण है कि हिंदुस्तान के अंदर अन्य भाषाएं बोली जाती हैं जी। कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। अगर आप महाराष्ट्र में जाएं तो हिंदी उनकी प्रायर लैंग्वेज नहीं है जी। आप साउथ में जाएं तो हिंदी वालों से तो बात करना पसंद नहीं करते। बिल्कुल। मेरा अपना निजी अनुभव है, मैं देश भर में अनेकों राज्यों में अपने सेमिनार कर चुका हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ हिंदी प्राथमिक भाषा नहीं है वहाँ के लोग हमें एंटरटेन नहीं करते। अब जो ये दावे किए जाते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, मातृभाषा हो सकती है, लेकिन नेटिव लैंग्वेज एक अलग ही है। क्षेत्रीय भाषा से कंपटीशन नहीं किया जा सकता। मैं एग्री करता हूँ इस बात पे सर जी, लेकिन यहाँ पे ना मैं कुछ बातें बोलना चाहूँगा जी। हमें ना ये सिखा दिया गया कि हिंदी का सम्मान करो, इंग्लिश तो गंदी लैंग्वेज है। किसने सिखाया? आम भाषा ने, आम लोगों ने जी। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि हमें हर भाषा का ना सम्मान करना चाहिए और इंग्लिश का भी करना चाहिए। हिंदी का, मैं हिंदी भाषी हूँ, मैं हिंदी में लिखता हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश का सम्मान करता हूँ क्योंकि इंग्लिश ने हमें पूरी दुनिया से मिलवाया है। वो कनेक्टिंग लैंग्वेज है। इतने छोटे शब्द, इतनी छोटी भाषा दुनिया में कौन सी है? सिर्फ इंग्लिश, 26 अल्फाबेट। तो दुनिया से हमें वो जोड़ रही है। हम कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, हम अगर बॉलीवुड में काम करना चाहते हैं, हम पूरी दुनिया को अपनी बात बताना चाहते हैं, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। तो मैं नहीं कहता कि सिर्फ हिंदी का सम्मान करो, मैं कहता हूँ हर भाषा का सम्मान करो जी। ये एक अलग बात हो गई जी। तो ये चीजें ना हमें समझनी होगी अब कि सिर्फ हिंदी ऐसे नहीं, अगर हम दुनिया के स्तर पे जाना चाहते हैं, दुनिया भर में अपनी चीज़ों को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को बताना चाहते हैं, तो हमें नोबेल प्राइज की तरफ जाना होगा और ये रीज़न समझना होगा कि हम क्यों नहीं पा पा रहे उस चीज़ को। वो ऐसे कौन से रास्ते हैं, हमें रास्ते बनाने होंगे। हमारे बड़े जो कामयाबी को पा चुके हैं उन लोगों के समझना होगा, अगर हम आज रास्ते बनाते हैं हमारी पीढ़ियों को काम आएंगे। आज हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के लिए आपके पास क्या संदेश है एज अ राइटर? मैं सर कहना चाहूँगा अपने देश के लिए जियो। इस देश ने तुम्हें पैदा किया है, इस देश ने तुम्हें पहचान दी है, जो है इस देश का है। अगर हम इस देश के लिए जिएंगे ना तो ये देश हमें सब कुछ वापस लौटा देगा। एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कछुओं का महायुद्ध, इस किताब को लेकर के आपका अगला कदम क्या है? आप क्या चाहते हैं? मेरा मन है पूरा हिंदुस्तान इस किताब को पढ़े, क्योंकि आज हमारी जनरेशन ने ना हमारे पुराणों को पढ़ना
छोड़ दिया है। ये तो शुक्र है उन कथावाचकों का जिन्होंने ना एक नई लहर उत्पन्न कर दी है देश के लोगों में। वो कहानियों को ना एक नए तरीके से सुना रहे हैं, लोग सुन पा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके। मैं कुमार विश्वास जी का इसमें बड़ा अच्छा नाम लेना चाहूँगा। वो जो कथा करते हैं वो इतने सुंदर तरीके से करते हैं, लोगों ने ना टीवी के प्रोग्राम देखना बंद कर दिया और उनकी कथा सुननी शुरू कर अपने अपने राह। अपने कमाल। तो बहुत खूबसूरत। मैं कहना चाहूँगा कछुओं का महायुद्ध ना सिर्फ एक उपन्यास नहीं है। अगर हमें अपने वेदों के बारे में जानना है, पुराणों के बारे में जानना है, हिंदू सभ्यता के बारे में जानना है, इसकी संस्कृति के बारे में जानना है, तो दोबारा हमें इस किताब पे आना पड़ेगा। इस किताब को पढ़ के आप समझ पाओगे कि हिंदुस्तान की सभ्यता ना कितनी विराट है। 11 ज्योतिर्लिंग का, 12 ज्योतिर्लिंगों का हमारे जीवन में महत्व क्या है, 4 धामों का महत्व क्या है, हमारे वेद पुराण कितने हैं, हमें इतना भी नहीं पता होगा। हम अपने पुराणों का नाम भी नहीं बता सकते। हमारे वेद क्या है, हमारे वेद हमें स्वस्थ रखने के लिए तो हैं, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो चीज जो हमें नौकरी दे रहा है। मैं मानता हूँ वो चीज बहुत जरूरी है। अगर लोग आपकी इस किताब को खरीदना चाहें, पढ़ना चाहें, तो इसकी व्यवस्था कैसे हो सकती है? आप ऑनलाइन जाके परचेज कर सकते हो सर। ऑनलाइन कॉपी? बिल्कुल, ओके क्योंकि पब्लिश्ड है। ओके। कहाँ पे खरीद जा आप अमेजन पे जा सकते हो, फ्लिपकार्ट पे जा सकते हो, गूगल से कहीं भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना कुछ बताने के लिए कि कैसे एक उपन्यास देश की अर्थव्यवस्था तक को हिला सकता है। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक अर्ज करना चाहूँगा, एक उम्मीद मुझे आपसे है कि ये एक बहुत सुंदर किताब है जिसको 7 भागों में लिखा गया है और ऐसा माना जा रहा है, ऐसा लेखक का कहना है, ऐसा राइटर का कहना है कि ये किताब $1 बिलियन तक कमा सकती है। तो जो भी लोग इस किताब के महत्व को समझते हैं या इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं या बढ़ा सकते हैं, जिससे देश भर के लोगों को इसका बेनिफिट होगा। एंटरटेनमेंट भी है, कहानी भी है, वेद पुराणों की हमारी समझ भी इसमें है और दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन जब आपको एक किताब में मिलेगा, क्योंकि हमने कहानियां ही तो देखी हैं, हमें रामायण क्यों याद है, हमें वो सारे सीन क्यों याद हैं, जितने भी वहाँ पे घटनाएं हुई क्यों याद है, वो कहानी है। एक कहानी बहुत अच्छे तरीके से हमारे सामने दर्शाई गई है। रजनीश मित्तल जी ने बहुत कोशिश की है बॉलीवुड के अच्छे डायरेक्टर्स तक, प्रोड्यूसर तक, प्रोडक्शन हाउस तक इस किताब को पहुंचाने की, लेकिन बहुत विफलताओं का सामना करना पड़ा है। अगर हमारी इस वीडियो के जरिए ये किताब कहीं तक भी पहुंचती है, आप लोगों का बहुत बहुत आभार हम व्यक्त करेंगे। बहुत बहुत उम्मीदें हमें आप सभी लोगों से हैं कि अगर आप इस किताब को एक बड़े मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं और देश भर में इसकी कॉपी आप देखना चाहते हैं और आप ये देखना चाहते हैं कि हिंदुस्तानी भी साई-फाई फिल्म बना सकते हैं, इतनी बड़ी फिल्म बना सकते हैं जो हॉलीवुड हमेशा से बनाता रहा है। हम कब तक लव स्टोरीज में घिरे रहेंगे, हम कब तक घर घर की कहानी में उलझे रहेंगे, हमें वहां से कुछ अलग सोचना पड़ेगा, कुछ अलग बनाना पड़ेगा और उस बनाने के पीछे शायद ही किताब में बहुत कुछ है। ये केवल प्रमोशन के लिए नहीं है, ये केवल कहने के लिए नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति जो बॉलीवुड से ताल्लुकात रखता है और जिसको लगता है कि एक बहुत बड़े बजट की फिल्म वो बनाना चाहते हैं जो हिंदुस्तान के अंदर और देश दुनिया के अंदर उनका नाम रोशन कर सके, नाम बना सके, शायद इस किताब में वो बात है। और अगर इस किताब में वो बात नहीं है तो आप बताइए कि हैरी पॉटर जैसी कहानी या फिर क्रॉनिकल ऑफ नार्निया या फिर आपने एवेंजर्स देखा है, द थॉर देखिए, इस तरह की मूवीज हिंदुस्तान में क्यों नहीं बनती? क्योंकि कारण है किसी के पास वैसी कहानियां ही नहीं है और जिसके पास है उसको एंटरटेन नहीं किया जा रहा है, उसको समझा नहीं जा रहा है। बड़े लोग उनको ये कहकर के भेज देते हैं कि नहीं भैया ये हमसे नहीं हो पाएगा। बॉलीवुड की एक मूवी अगर 1800 करोड़ रुपए कमा सकती है तो इस मूवी को बनाने के लिए जो 1000 या 1500 करोड़ रुपए की आवश्यकता है उसको पूरा क्यों नहीं किया जा सकता? हम क्यों नहीं चाहते कि हिंदुस्तान का नाम विश्व में हो, देश दुनिया के सभी लोग जाने क्या एक हिंदुस्तानी कलाकार ने, एक साहित्यकार ने, एक कहानीकार ने इतनी कमाल की कहानी लिखी है कि जो टक्कर दे सकती है हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों को। आपसे उम्मीद है कि आप इसको देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। अगले पॉडकास्ट तक हमारे साथ बने रहने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।